Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today we are going to have the second part of chapter number 2, that is Long Walk to Freedom of class 10th. Now in this part we are going to know about the struggle Nelson Mandela and other revolutionaries had to make their country free. Now let's begin the explanation with the further paragraphs. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. Awe here means surprise और wonder. तो आपने जैसे कि लास्ट पार्ट में देखा कि एक इनाग्रेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी ऑन द ईव ऑफ फ्रीडम. South Africa got freedom after a long struggle of apartheid system. Finally, they got free from that apartheid system, that poor and cruel system. And in that inauguration ceremony, Nelson Mandela took an oath as the first black president of South Africa. जब वो इनाग्रेशन सेरेमनी चल रही थी तो साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, सोल्जर्स थे, ट्रूप्स थे. ट्रूप बोलते हैं सोल्जर्स की जो टुकड़ी होती है, ग्रुप होता है, उसको ट्रूप कहा जाता है. तो यूनियन बिल्डिंग्स में वो इनाग्रेशन ऑर्गेनाइज़ किया गया था और जितने भी जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे और सोल्जर्स के जो ग्रुप्स थे वो अलग अलग तरह के डिस्प्लेस कर रहे थे. डिस्प्ले करना यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है? अपनी कंट्री के लिए अपने पैट्रियाटिज़म, अपने लव, अपने अफेक्शन, अपने इमोशंस और सेंटिमेंट्स को डिस्प्ले करना, इसको रिफ्लेक्ट करता है. तो जितने भी सोल्जर्स थे वो अपने एरेज और अपने डिस्प्लेस के थ्रू अपने इमोशंस, सेंटिमेंट्स और अपने पैट्रियाटिज़म को अपने कंट्री के लिए डिस्प्ले कर रहे थे. इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स. पिन पॉइंट प्रिसिशन इज़ समथिंग वेरी एक्सट्रीमली एक्यूरेट और परफेक्ट, जो कि बिल्कुल परफेक्ट होता है, राइट. मिलिट्री फोर्स बट अ डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. तो जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि पहली बार ऐसा हुआ था जब साउथ अफ्रीका के अंदर डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी अपार्थेड के सिस्टम को रिप्लेस करके. और जितने भी ये डिमॉन्स्ट्रेशंस और डिस्प्लेस किए जा रहे थे, जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप्स जो कर रहे थे, ये केवल और केवल उस नई गवर्नमेंट के लिए एक तरह का उनकी लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करने का तरीका था, उनकी पैट्रियाटिज़म को, उनके इमोशंस को उनके सामने डिस्प्ले करने का तरीका था. क्योंकि आज एक नया सिस्टम उन लोगों के बीच आ गया था जो सबको इक्वालिटी, उनके इक्वल राइट्स उनको प्रोवाइड करा रहा था. Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. जितने भी सोल्जर्स वहाँ थे, जितने भी आर्मी ऑफिसर्स थे, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे, उन सबको आज रिवॉर्ड किया जा रहा था उनकी ब्रेवरी के लिए, उनके एफ़र्ट्स के लिए, रिबन्स के साथ, मेडल्स के साथ. जैसे कि आपने देखा होगा जब भी कोई सोल्जर बहुत अच्छा काम करता है, कोई ब्रेव एक्ट करता है, तो उसको रिवॉर्ड किया जाता है मेडल्स के साथ में, रिबन्स के साथ में. उस दिन जितने भी सोल्जर्स थे, जितने भी आर्मी ऑफिसर्स थे, पुलिसमैन थे, सबको रिबन्स और मेडल्स के साथ में वहाँ पर रिवॉर्ड किया जा रहा था. और वन बाय वन जैसे जैसे उनके नंबर आ रहे थे वो सब आकर नेल्सन मंडेला के सामने सल्यूट कर रहे थे. नाउ टुडे they had been saluting Nelson Mandela because now Nelson Mandela had become their president, the first black president of South Africa. लेकिन साथ ही साथ एक और फैक्ट था जो नेल्सन मंडेला भूले नहीं थे. वो हिस्ट्री के फैक्ट्स आज भी नेल्सन मंडेला के दिमाग में बिल्कुल साफ थे. वो फैक्ट क्या था? I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. नेल्सन मंडेला को वो फैक्ट बिल्कुल अच्छे से याद था कि कुछ ही साल पहले की बात थी जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट नहीं बने थे. व्हेन ही वाज नॉट ऑन दैट पोजीशन, वो एक रिवॉल्यूशनरी थे एंड ही हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर साउथ अफ्रीका. वो टाइम ऐसा था जब यही आर्मी ऑफिसर्स और पुलिसमैन होते थे जो नेल्सन मंडेला को पनिश करते थे, अरेस्ट करते थे और उन्हें जेल में बंद कर दिया करते थे. लेकिन क्योंकि आज नेल्सन मंडेला एक हायर पोजीशन पे थे और आज इसी पोजीशन की वजह से जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे, जितने भी आर्मी ऑफिसर्स थे, वो वन बाय वन उनके सामने आकर उनको सल्यूट कर रहे थे.
Finally, a chevron of impala. Chevron is a pattern in the shape of V. Impala is a name of jet, of South African jet. Okay, jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. So after getting freedom, South Africa had got their new flag, and in that flag they had 5 colors: black, red, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड. और जितने भी जेट्स थे उनके, इम्पाला जेट्स, वो एक पैटर्न ड्रॉ कर रहे थे जिसमें 5 कलर की स्मोक एमिट की जा रही थी. जैसे आपने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त को रेड फोर्ट पे भी हमारे जितने भी जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो स्मोक से 3 कलर के स्मोक एमिट करते हैं और हमारे फ्लैग को डिस्प्ले करते हैं. वैसे ही वो लोग भी अपने नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग को डिस्प्ले कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ स्मोक, राइट, जिसमें 5 कलर्स थे. ओके, तो इस पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि किस तरह साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, सोल्जर्स सब अलग अलग तरह से अपनी कंट्री के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी पेट्रोटिज़म, अपने इमोशंस को डिस्प्ले कर रहे थे. नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहे थे बिकॉज नाउ नेल्सन मंडेला हैड बिकम देयर फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी by the playing of our 2 national anthems and the vision of whites singing Kosi Sikelel e Africa and blacks singing Die Stam. उस दिन, जिस दिन इनाग्रेशन सेरेमनी सेलिब्रेट की जा रही थी, उस दिन साउथ अफ्रीका में 2 नेशनल एंथम्स बजाए गए. 2 नेशनल एंथम्स को प्ले किया गया. पहला नेशनल एंथम था कोसी सिकलेल ए अफ्रीका, जो कि वाइट स्किन कलर के लोगों के लिए था, और डाई स्टैम जो कि ब्लैक स्किन कलर के लोगों के लिए था. द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. जो डाई स्टैम था वो ओल्ड एंथम था, पुराना एंथम हुआ करता था. ठीक है. ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइस. डिस्पाइस मीन्स वन हु इज़ हैविंग अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ और अ टेस्ट ऑफ समथिंग. दे वंस डिस्पाइस, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट. तो जितने भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे, अटेंटिव थे, जो सेरेमनी को अटेंड कर रहे थे, उन दोनों में ही अलग अलग कलर के लोग थे. ब्लैक लोग भी थे, वाइट कलर के लोग भी थे, लेकिन आज दोनों तरह के नेशनल एंथम्स को वो लोग प्ले कर रहे थे, साथ में गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. चाहे किसी को वो एंथम बाय लिरिक्स, बाय वर्ड समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन आज सब इमोशनली कनेक्टेड थे और उस सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे थे. शायद धीरे धीरे वो दोनों ही, चाहे ब्लैक स्किन कलर हो या वाइट स्किन कलर के लोग हों, दोनों तरह के नेशनल एंथम्स को सीख जाएंगे. भले ही आज वो वर्ड से उसको नहीं जान पा रहे थे, लेकिन आज वो इमोशनली कनेक्टेड थे. ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, a few years after a bitter Anglo-Boer war, and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned color people of their own land. इनाग्रेशन के दिन नेल्सन मंडेला अब हिस्ट्री के उन फैक्ट्स को याद कर रहे थे. वो पुराने दिन जब साउथ अफ्रीका के अंदर वाइट सुप्रीमेसी का रूल चलता था, जब एंग्लो बोर वॉर हुआ था. कुछ ही साल पहले की बात थी जब एक एंग्लो बोर वॉर हुआ था. एंग्लो बोर वॉर का मतलब है इंग्लिश यानी ब्रिटिश लोग और अफ्रीकन लोगों के बीच में जो वॉर हुआ था उसको एंग्लो बोर वॉर कहा जाता था. ठीक है. तो एक एंग्लो बोर वॉर हुआ था. ये उस टाइम की बात थी जब नेशनल इंटीग्रिटी नहीं थी और नेल्सन मंडेला का बर्थ नहीं हुआ था. उनके बर्थ से पहले की बात थी, बिफोर माय ओन बर्थ. तब नेल्सन मंडेला भी बॉर्न नहीं हुए थे और ये 20th सेंचुरी की फर्स्ट डेकेड की बात थी. यानी हम बात कर सकते हैं ये बात थी 1900 से लेकर 1910 के बीच में. ये तब की बात थी जब एंग्लो बोर वॉर हुआ था और वाइट स्किन कलर के लोगों ने अपना डोमिनेंस, अपना डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थेड का जो सिस्टम था वो इम्पोज कर दिया था ब्लैक स्किन कलर के लोगों के ऊपर.
और उन्हें उनके सारे राइट्स उनसे छीन लिए थे, उन्हें डिप्राइव कर दिया था, हर एक चीज़ से कोई अपॉर्चुनिटी उनको नहीं दी जाती थी। और एक तरह का ऑपरेशन था ये ब्लैक स्किन कलर के लोगों के ऊपर। वाइट सुप्रीमेसी ने, ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से अपने आप को हावी कर दिया था ब्लैक स्किन कलर के लोगों के ऊपर। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. अपार्थेड सिस्टम जो वाइट सुप्रीमेसी ने क्रिएट किया था वो एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जो कि आज तक का सबसे हार्शेस्ट, सबसे बेकार, सबसे इनह्यूमन एक सिस्टम था, जिसने एक ऐसी सोसाइटी को क्रिएट किया था जहां ह्यूमैनिटी की कोई जगह नहीं थी, जहां डिग्निटी की कोई जगह नहीं थी, जहां लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, जहां सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन था, डिफरेंसेस थे और इनइक्वालिटी थी। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. अब यहाँ बात की जा रही है लास्ट डेकेड ऑफ 20th century। जैसे कि आपने यहाँ देखा लास्ट डेकेड ऑफ 20th century। लास्ट डेकेड का मतलब है 1990 से लेकर 2000 तक का, ये लास्ट डेकेड है। डेकेड 10 ईयर्स को हम डेकेड्स कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो ये लास्ट डेकेड की बात है। उस टाइम पे ये जो अपार्थेड का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो कि एक बहुत ही इनह्यूमन और क्रूअल सिस्टम था, इसको पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था बाय द स्ट्रगल ऑफ रिवॉल्यूशनरीज़। नेल्सन मंडेला जैसे कई ऐसे रिवॉल्यूशनरीज़ हुए जिनके स्ट्रगल, जिनके सेक्रीफाइसेस की वजह से फाइनली इन द लास्ट डेकेड ऑफ 20th century अपार्थेड जैसे सिस्टम को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया, वाइप आउट कर दिया गया। और जैसे ही वो सिस्टम ख़त्म हुआ, एक नई डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पर इरेक्ट किया गया, एक नया नॉन रेशियल गवर्नमेंट वहाँ पर बनाई गई और उस गवर्नमेंट ने लोगों को उनके राइट्स, उनकी फ्रीडम प्रोवाइड की, जहाँ कलर, क्रीड, रिलीजन के नाम पे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन या किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं था। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. People whose suffering and courage can never be counted or repaid. So now, on the day of inauguration, Nelson Mandela was remembering the sacrifices and efforts of those revolutionaries, of those people who had not have a single thought, and they had sacrificed their lives, their everything just to make their nation free. तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला सारा क्रेडिट खुद नहीं ले रहे हैं फ्रीडम का, वो एक एक सेक्रीफाइस को यहाँ काउंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आज फ्रीडम वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो फ्रीडम केवल उनके एफर्ट्स की वजह से नहीं आई है, वो फ्रीडम उन सभी लोगों के, उन सभी साउथ अफ्रीकन लोगों के, उन सभी रिवॉल्यूशनरीज़ के सेक्रीफाइसेस का, सफरिंग्स का, उनके करेज का नतीजा है, जो कि आज वो लोग एंजॉय कर पा रहे हैं। बहुत से हज़ारों साउथ अफ्रीकन लोगों ने बिना कोई सिंगल थॉट किए, बिना ये सोचे समझे कि उनकी फैमिली का क्या होगा, उनका क्या होगा, उन्होंने स्ट्रगल किया, हर तरह की दुख परेशानी को झेला, हर तरह की सफरिंग को उन्होंने बेयर किया, करेज के साथ वो लोग लड़े, उस बैटल को उन्होंने फ़ाइट किया वाइट सुप्रीमेसी से, और फाइनली उन्होंने अपार्थेड जैसे सिस्टम को अपने कंट्री में से पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. नेल्सन मंडेला यहाँ उन रिवॉल्यूशनरीज़ को भी याद कर रहे हैं जो उनसे पहले साउथ अफ्रीका के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जिन्होंने सेक्रीफाइसेस किए, एफ़र्ट्स किए, बैटल्स लड़ी, साउथ अफ्रीका को उस सुप्रीमेसी, वाइट सुप्रीमेसी से आज़ाद कराने के लिए, फ्री कराने के लिए और अपार्थेड जैसे क्रूअल सिस्टम को रिमूव करने के लिए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विथ मी। आज नेल्सन मंडेला बहुत पेन फील कर रहे थे। क्यों पेन फील कर रहे थे?
क्योंकि आज वो सारे रिवॉल्यूशनरीज, वो सारे लोग who had sacrificed their life just for the nation, just for the sake of nation, those people were not there to celebrate and to experience the inauguration ceremony. आज वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, जिनकी वजह से आज वो फ्रीडम पॉसिबल हुई, आज वो लोग नेल्सन मंडेला के साथ वहाँ इनाग्रेशन सेरेमनी को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, उस फ्रीडम को नहीं देख पा रहे थे। ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स, स्ट्रगल किसी और का होता है और एंजॉय कोई और करता है। जैसे आज हम इंडिया की बात करें तो हम लोग जिस फ्रीडम को आज एंजॉय करते हैं, आज हमारे राइट्स हमारे पास में हैं, ये हम लोगों की वजह से नहीं है, ये आज उन रिवॉल्यूशनरीज़ के एफ़र्ट्स का नतीजा है, उनके सेक्रीफाइसेस का नतीजा है। लेकिन वो खुद कभी भी उसको एंजॉय नहीं कर पाए, उस फ्रीडम को वो एंजॉय नहीं कर पाए। उन्होंने नहीं सोचा कि हम ये चीज़ कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए काम किया और वही फ्रीडम आज हम एंजॉय कर पा रहे हैं। वैसा ही साउथ अफ्रीका के भी रिवॉल्यूशनरीज़ ने बिना ये सोचे समझे, विदाउट हैविंग अ सिंगल थॉट कि हम तो उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उन्होंने अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को फ्री कराने के लिए फ़ाइट किया एंड फाइनली दे गॉट freedom. South Africa got free of the white supremacy. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. And lasting wound in my country and my people, all of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. नेल्सन मंडेला का कहना है कि अपार्थेड की जो पॉलिसी थी वो इतनी क्रूएल थी, इतनी इनह्यूमन थी कि उसने जो एक बहुत गहरा वूंड, एक बहुत गहरा ज़ख्म जो साउथ अफ्रीका के लोगों पर और उनकी कंट्री पे छोड़ा है, वो इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। उसके लिए शायद उनको बहुत सारे साल लगेंगे उससे उबरने के लिए, उससे रिकवर होने के लिए, उससे ओवरकम होने के लिए। इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu's, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobaks of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like many never be known again. तो भले ही एक ऑपरेशन, एक ब्रुटैलिटी को साउथ अफ्रीका के लोगों ने फेस किया, एक्सपीरियंस किया, लेकिन उस स्ट्रगल का नतीजा क्या हुआ? शायद उस ऑपरेशन से कई जनरेशन्स तक साउथ अफ्रीका उबर नहीं पाएगी। भले ही आज वो फ्री हो चुके हों, लेकिन शायद वहाँ के लोग उस ऑपरेशन से, उससे होने वाले इम्पैक्ट से वो लोग शायद बहुत सालों तक, कई जनरेशन्स तक बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट हो गई उससे, जहाँ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे, जहाँ लॉयल कैरेक्टर्स थे, जहाँ पर लोग ह्यूमैनिटी को फॉलो करते थे, जहाँ लोगों के लिए एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट थी, डिग्निटी थी। और उसी सोसाइटी में बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े रिवॉल्यूशनरीज़ क्रिएट किए, जैसे कि ओलिवर टेम्बोस, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डाडूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सॉबक्स ऑफ आवर टाइम। ये वो रिवॉल्यूशनरीज़ के नाम हैं जिनके स्ट्रगल्स का नतीजा था साउथ अफ्रीका की फ्रीडम। जैसे आज हम बात करते हैं इंडिया में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सदगुरु, राजगुरु जैसे लोगों की, जिनकी वजह से, जिनके स्ट्रगल की वजह से हमारे इंडिया को फ्रीडम मिली थी। वैसे ही ये कुछ रिवॉल्यूशनरीज़ थे जो नेल्सन मंडेला के पहले थे, जिन्होंने स्ट्रगल किया। और ये लोग इतने जेन्युइन लोग थे, इतने जनरस लोग थे, जिनकी विजडम, जिनके करेज की वजह से साउथ अफ्रीका में एक बहुत अच्छी सोसाइटी बिल्डअप हो पाई। ठीक है, परहैप्स इट रिक्वायर्स डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। नेल्सन मंडेला का कहना है कि शायद ऐसी सोसाइटी, ऐसे लोग वापस, ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स वापस साउथ अफ्रीका में कभी दोबारा नहीं बन पाएंगे। उसके लिए उस लेवल का ऑपरेशन, उस लेवल का स्ट्रगल सहना आना चाहिए। अगर जो भी इंसान इतना स्ट्रगल सह लेता है, उसका कैरेक्टर ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है,
उसके अंदर उसके जो ट्रेड्स होते हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके जो फीचर्स होते हैं, वो ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आज ये जो रिवॉल्यूशनरीज़ के नाम हम पढ़ रहे हैं, ये रिवॉल्यूशनरीज़ इतने फेमस क्यों हुए, इतने एमिनेंट क्यों हुए, इनके कैरेक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग क्यों बने? क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स को फेस किया। तो यहाँ पर एक सीधा सा एक बात समझाई जा रही है, जो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर लाइफ में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाना है, आपको बहुत लॉयल बनना है, आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ लाइफ को जीना है, तो आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जैम्स दैट लाई beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। तो नेल्सन मंडेला का कहना है कि साउथ अफ्रीका के लिए यहाँ एक फैक्ट बताया गया कि साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जो मिनरल्स के लिए और जैम्स के लिए बहुत रिच है, जहाँ बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, जहाँ जैम्स मिलते हैं, स्पेशली डायमंड, राइट। लेकिन यहाँ ये बताना पर्पज़ नहीं है, नेल्सन मंडेला यहाँ ये बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका भले ही मिनरल्स और जैम्स में कितनी भी रिच हो, उसकी सॉयल में कितना भी जैम्स और मिनरल मिलता हो, लेकिन वहाँ की जो असली पूंजी है, वहाँ की जो असली जैम है, वहाँ की जो असली ज्वेलरी है, वो वहाँ के लोग हैं। और वो क्या कहते हैं लास्ट में, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड। वहाँ के जो लोग हैं वो साउथ अफ्रीका की असली वेल्थ है, असली पूंजी है, जो कि प्योर डायमंड से भी ज़्यादा प्योर हैं। वहाँ का डायमंड भी इतना प्योर नहीं है जितने साउथ अफ्रीका के लोग हैं, क्योंकि उन लोगों ने वो स्ट्रगल देखा है, वो एफ़र्ट्स देखे हैं, वो सेक्रीफाइसेस देखे हैं कि आज उनके अंदर एक बहुत प्योर, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस जन्म ले चुकी हैं और एक बहुत अच्छी सोसाइटी वहाँ बिल्डअप हो चुकी है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। टाइम एंड अगेन I have seen men and women risk and give their lives for an idea। तो नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ में और जितने भी लोगों को देखा, जितने रिवॉल्यूशनरीज़ को देखा, उनके जो कॉमरेड्स उनके साथ में थे। कॉमरेड्स कौन होते हैं? जो किसी स्ट्रगल में, किसी वॉर में आपके साथ में होते हैं, कंपेनियंस, फ्रेंड्स, है ना। तो उस स्ट्रगल में जितने भी कॉमरेड्स उनके साथ में थे, उन कॉमरेड्स ने ही उनको करेज का असली मतलब सिखाया। जैसे जैसे टाइम निकलता गया, वो ये देखते गए कि जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी लाइफ सिर्फ एक आइडिया के लिए सेक्रीफाइस कर दी। कई ऐसे लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे केवल सोशल कॉज के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं। वैसे ही साउथ अफ्रीका के वो लोग थे जिनकी स्ट्रगल की वजह से साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिली, सिर्फ एक आइडिया की वजह से। कौन से आइडिया की वजह से? जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम साउथ अफ्रीका के हज़ारों लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस। रेजिलेंस होता है किसी भी चीज़ को डील करने की एबिलिटी, किसी भी प्रॉब्लम को डील करने की जो एबिलिटी होती है। हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर हम उसको बहुत करेजियसली डील करते हैं तो हमारे अंदर एक रेजिलेंस है दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। नेल्सन मंडेला कहते हैं उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे कई लोगों को देखा, ऐसे कई स्ट्रगलिंग लोगों को देखा, एफर्टलेस लोगों को देखा, जिनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। ना अटैक से डर लगता था, ना टॉर्चर से डर लगता था, ना उस टॉर्चर से उनके पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता था, ना उससे डर लगता था। उनके अंदर एक स्ट्रेंथ थी, उनके अंदर एक रेजिलेंस था, वो हर प्रॉब्लम को झेलने की एक शक्ति रखते थे। उनके अंदर एक एबिलिटी थी हर प्रॉब्लम और हार्डशिप को डील करने की। एंड दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। I learned that courage was not the absence of fear. Just underline these lines because this is the definition of courage. Okay. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. So what is courage according to Nelson Mandela? Nelson Mandela के according courage क्या था? Courage was not the absence of fear, but the triumph over it. Courage का मतलब डर की कमी नहीं होती, कि इंसान डरता नहीं है तो वो courageous है। करेजियस वो है जो कि प्रॉब्लम को फेस करता है, डर को फेस करता है और फेस करके उसको ट्रम्प करता है। ट्रम्प मीन्स टू विन, टू हैव अ विक्ट्री ओवर समथिंग, उसको जीत लेता है। तो कभी अगर आपसे कोई पूछे कि करेज क्या है, नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग करेज क्या है, तो
तो करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज़ टू ट्रम्फ दैट फियर। डर की कमी, आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं तो उसका मतलब करेज नहीं है। आप उस डर को फेस करते हैं, आप उससे लड़ते हैं, उसको जीत लेते हैं, वही असली मायने में करेज होता है। द ब्रेव, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, और इवन आपके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं उनको भी आप इससे आंसर कर सकते हैं। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड but he who conquers that fear. This is the definition of a brave man. Also underline these lines. इसमें brave man क्या होता है उसकी definition दी है। brave man वो नहीं है जो कि डर जाता है। The brave man is not he who does not feel afraid. जो जिसे डर नहीं लगता है, जो कहता है मुझे डर नहीं लगता, वो brave नहीं है। ब्रेव वो है जो कि उस डर को फेस करके उसको कॉन्कर कर लेता है। कॉन्कर इज़ ऑल्सो सिनोनिम ऑफ ट्रम्फ, टू विन और टू हैव अ विक्ट्री। ठीक है, जो उसको जीत लेता है, डर को फेस करके जो जीत लेता है, सही मायने में ब्रेव वही है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट। नेल्सन मंडेला ने बताया कि कोई भी इंसान अपने बर्थ से किसी से हेट करते हुए पैदा नहीं होता। हम जब बर्थ लेते हैं तो हम किसी से नफ़रत नहीं करते। जब बच्चा पैदा भी होता है तो उसके लिए अपने मदर और फादर के लिए प्यार होता है, भले ही वो उनको जाने या नहीं जाने, लेकिन फिर भी वो उनके लिए काफ़ी अफेक्शन शो करता है, उन्हें वो बहुत प्यार करता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि किसी से भी हेट्रेड हमारे मन में नेचुरली नहीं आती है, वो क्रिएट की जाती है। जब हम सोसाइटी में बढ़ते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में सीखते हैं, तो सोसाइटी हमें नफ़रत करना सिखाती है, डिस्क्रिमिनेट करना सिखाती है। जैसे कि साउथ अफ्रीका में स्किन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, या अलग अलग ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिलीजन पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशंस सोसाइटी में क्रिएट किए जाते हैं, हेटरेड हमारे अंदर क्रिएट किया जाता है, क्योंकि हेट जो है वो नेचुरल नहीं होता, लव हमेशा नेचुरल होता है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर लोगों को हेट करना सिखाया जा सकता है तो फिर लव करना सिखाना तो और भी आसान है, क्योंकि लव तो इंसान के अंदर नेचुरली होता है, इनबॉर्न होता है, उसे हमें किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड। ह्यूमैनिटी सबके अंदर होती है, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे कि नेल्सन मंडेला ने एक एग्जांपल दे के बताया, व्हेन दे वर स्ट्रगलिंग फॉर द फ्रीडम, व्हेन दे वर इन प्रिजन, जब वो प्रिजन में थे तो उन्होंने गार्ड के अंदर भी ह्यूमैनिटी को देखा, चाहे वो कुछ सेकंड्स के लिए ही था। जब उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा था तो एक गार्ड कुछ सेकंड्स के लिए रुक गया, क्योंकि उसके अंदर भी ह्यूमैनिटी थी, उसके अंदर भी इमोशंस थे। तो ह्यूमैनिटी सबके अंदर होती है। इवन जो बहुत सबसे ज़्यादा क्रूअल पर्सन होता है, जो इनह्यूमन होता है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी होती है। फ़र्क होता है कि वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, वो अपनी ह्यूमैनिटी को एक्सप्लोर नहीं कर पाता, इसीलिए वो कभी काइंड नहीं हो पाता, जनरस नहीं हो पाता। इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। नेल्सन मंडेला का स्ट्रगल इसीलिए चलता रहा क्योंकि उन्होंने सबके अंदर, इवन उस गार्ड के अंदर भी उन्होंने ह्यूमैनिटी को देखा, इसीलिए वो लगातार स्ट्रगल करते गए जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर फ्रीडम। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। तो हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, हर इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी होती है। जैसा कि नेल्सन मंडेला ने कहा है कि मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, इंसान की अच्छाई एक फ्लेम की तरह है, एक चिंगारी की तरह है, जिसे कि छुपाया जा सकता है लेकिन कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता, यानी बुझाया नहीं जा सकता है। Okay students, so this is the second part of chapter number 2 and rest of the paragraphs we will discuss in the last part of this chapter. Till then, keep reading, keep learning. Thank you so much.